हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और यह वीडियो है बीए सेकेंड ईयर जो प्राइवेट के बच्चे हैं जो वार्षिक परीक्षा देंगे उनके राजनीति विज्ञान का सेकेंड पेपर का लिखित पेपर से संबंधित यह वीडियो है। बच्चों, एक बात आप लोगों से गुजारिश है कि कृपया वीडियो को डाउनलोड करके न देखें, सीधे इसको देखते जाएं और अपना नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि मैं मेन हेडिंग बता दे रहा हूं आप लोगों को और इसी हेडिंग के बारे में बस कहानी की तरह जैसे मैं बताऊंगा समझ कर आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। और अगर नोट्स बना लेंगे तो बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा। तो मैं इम्पोर्टेंस जो हेडिंग होगा उस हेडिंग को बना दूंगा और आप लोग को बता रहा हूँ, उस हेडिंग को याद कर लीजिएगा और मैं कहानी की तरह आप लोगों को समझाते चल रहा हूँ, समझते चलिएगा और जो समझ में आएगा उसको नोट्स में लिख लीजिएगा। परीक्षा में कुछ हेडिंग में से ज़्यादा हेडिंग में से कुछ भी अगर हेडिंग याद हो जाए तो आप लोगों को परीक्षा में लिख लेंगे। तो चलिए, अब हमारा प्रश्न है, जैसे कि आप लोगों को सेकेंड पेपर में हमने गेस प्रश्न कराया था, तो उसमें एक प्रश्न होगा कि भारत के संविधान की विशेषता या लक्षण। कहने का मतलब कि परीक्षा में आप लोगों से लॉन्ग प्रश्न में पूछ सकता है कि भारत के संविधान की विशेषता। जानते ही होंगे आप लोग सेकेंड पेपर में 5 देशों का संविधान पढ़ना है, उसमें से एक भारत भी है। तो भारत के संविधान की विशेषता या लक्षण करके पूछ देगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। वही प्रश्न के उत्तर हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारा उत्तर है कि भारत के संविधान की विशेषता या लक्षण निम्न है। ठीक है, आप लोग परीक्षा में कैसे लिखेंगे, उत्तर लिख देंगे और उत्तर लिखेंगे कि जो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस संविधान के कुछ विशेषता निम्न है जो हम बताने जा रहे हैं। अब देखिए, ये हेडिंग है, ठीक है, याद रखिएगा ये हेडिंग है और इस हेडिंग में मटेरियल आप लोग को लिखना होगा। अगर 20 नंबर में पूछ देगा 1000 वर्ड में, तो इसमें मटेरियल आप लोग को अपने मन से लिखना होगा। बस मैं हेडिंग बता रहा हूँ। तो जैसे पहला है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। देखिए, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। दुनिया में फर्स्ट ईयर में आप लोग को पढ़ाए होंगे तो बताए थे ना कि 2 प्रकार का संविधान, लिखित और अलिखित। तो याद रखिएगा कि भारत का संविधान की विशेषता है कि भारत का संविधान लिखित संविधान और क्या है, विश्व का सबसे बड़ा। यानी अभी जानते हैं कि दुनिया के संविधान को दिन भर में मतलब कि कहें तो बहुत कम क्षण में पढ़ा जा सकता है, लेकिन भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग वर्तमान में संविधान में। तो समझ सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बस याद रखिएगा कि भारत का संविधान लिखित संविधान है और यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरा है कठोर तथा लचीला का मिश्रण। जब बीए फर्स्ट ईयर में हम आप लोग को पढ़ाए थे संविधान के बारे में, तो ये भी बताए थे कि दुनिया के संविधान 2 प्रकार के दिखते हैं, एक लचीला और एक कठोर। ठीक है, कठोर संविधान का मतलब क्या बताए थे कि जिस देश में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बड़ा कठिन होती है उसे कठोर संविधान, और जिस देश के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बड़ा लचीला होता है उसको लचीला संविधान। भारत के संविधान में दोनों का मिश्रण पाया जाता है, क्योंकि भारत में देखते होंगे ना, एक साधारण मत से संशोधन होता है और एक विशेष मत से, जिसमें 2/3 सदस्य होने चाहिए। तो दोनों का मिश्रण यानी साधारण वाला हो गया लचीला संविधान, और 2/3 मतलब संसद के जितने सदस्य हैं उसके 2/3 मत यानी 100 अगर हैं तो 66 लोग तैयार होंगे तब संशोधन होगा। इसके अलावा विशेष संशोधन के अलावा आधे राज्यों का संबंध मतलब कि समर्थन भी कई विधेयक में, जैसे जीएसटी आया था तो आधे राज्यों का समर्थन की भी ज़रूरत थी। तो बहुत कठिन प्रक्रिया हो जाती है। तीसरा है एकात्मक की ओर झुकी हुई संघात्मक व्यवस्था। ये भी बताए थे, बीए फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े थे तो बताए थे कि एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था। एकात्मक क्या बताए थे कि जिस देश के संविधान में जो कुछ लक्षण है एक ही दिखे उसे एकात्मक कहते हैं। जहाँ पर 2 या 2 से अधिक सरकारें मिलकर व्यवस्था चला रही हैं उसे संघात्मक कहते हैं। अब भारत में एकात्मक की ओर झुकी हुई क्या है, संघात्मक व्यवस्था है विशेषता। यानी भारत में संघात्मक तो व्यवस्था है लेकिन कुछ चीज़ के लक्षण हैं जो एकात्मक को दर्शाते हैं, जैसे इकहरी नागरिकता। 3 सूचियाँ है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसमें अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो केंद्र की शक्तियाँ सर्वोपरि है। राज्यपाल हर राज्य में स्थापित किया गया है, ठीक है, वो केंद्र का व्यक्ति होता है। अखिल भारतीय सेवा, आईएएस आईपीएस आईएफएस के नाम सुनते होंगे, ये केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं, राज्य सरकार की सहायता मतलब सेवा करते हैं। कहीं ना कहीं एकात्मक की ओर झुकी हुई भारत की संघात्मक व्यवस्था है। याद रखिएगा। निर्मित संविधान किसे कहते हैं, जिस देश के संविधान को बनाने के लिए एक निर्मात्री सभा गठित की जाती है। देखिए,
कई बार होता है कि संविधान, एक सरकार होती है और अचानक से संविधान को बदल देती है और अपना संविधान लागू कर देती है, लेकिन उसको कहते हैं विकसित संविधान। लेकिन जो संविधान इसी देश का है, उसको बनाने के लिए एक निर्मात्री सभा गठित हुई। जैसे भारत में कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बैठी है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है। इसको बनाने के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा गठित हुई, सरकार गठित नहीं हुई थी, इसीलिए उसको कहते हैं निर्मित संविधान। तो भारत का संविधान एक निर्मित संविधान है। अगला है कि पंथ निरपेक्ष राज्य। भारत के संविधान की विशेषता है कि भारत के संविधान में लिखा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, और भारत के संविधान के प्रस्तावना में भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी ने भी जोड़ दिया। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि जिस देश का अपना कोई व्यक्तिगत धर्म ना हो, सभी धर्मों का समान संरक्षण करता हो, कोई एक विशेष धर्म को लेकर न चलता हो, उसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। तो भारत का संविधान में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य अपनाया गया है कि भारत में सभी धर्म समान है, किसी विशेष राष्ट्र धर्म को नहीं मानता है। लोकतंत्रात्मक राज्य। भारत में लोकतंत्रात्मक राज्य है। जानते हैं ब्रिटेन में राजतंत्र की भी विशेषता पाई जाती है कि भारत में क्या है, भारत में लोकतंत्र विद्यमान है। ठीक है। अगला है कि मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। भाग 3 में जानते हैं अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार, देखिए इसको इसलिए विशेषता में डाला गया है कि दुनिया के बहुत ऐसे देश हैं कि मौलिक अधिकार को बाद में संशोधन करके लाए, लेकिन नहीं, भारत के संविधान की विशेषता है कि भारत के संविधान के मूल संविधान में ही मौलिक अधिकार की व्यवस्था कर दी गई, और वो भाग 3 में जो अमेरिका के संविधान से लाया गया। नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान। जानते हैं कि जैसे व्यक्तियों को प्राप्त है मौलिक अधिकार, वैसे राज्य को जब कानून बनाना होता है तो वो नीति कुछ निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़ेंगे आप लोग तो पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। इसका प्रावधान ये है कि जब राज्य कोई कानून बनाए तो 36 से 51 तक जब पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग, तो देखेंगे कि ये बातों को क्या करती है, राज्य अपने आप में समाहित करके संविधान में या कोई भी कानून बनाती है। लोक कल्याणकारी राज्य। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत सरकार एक लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करेगा। लोक कल्याणकारी का राज्य का मतलब जानते ही होंगे कि जैसे कि कोरोना के टाइम में फ्री का हम लोग का वैक्सीन लग रहा था, या उसके पहले से हमारी सरकारें पोलियो की इंजेक्शन, जब जानते हैं भारत आज़ाद होता है उसके बाद पोलियो का सुई, टीटी का इंजेक्शन सुनते हैं ना आप लोग, तरह तरह के वैक्सीन लगवाया जाता है। कभी कभी आप लोगों को जानते होंगे कि फाइलेरिया की दवा, यही लोग का। इसकी स्वास्थ्य की सहायता, रोजगार देना, अगर कोई देश गरीबी से जूझ रहा है तो उस गरीबी का सम्मान करना, वो भारत को में संविधान में ही कह दिया गया कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा। और भारत ही नहीं, दुनिया का कोई भी देश अगर लोक कल्याणकारी देश राज्य है तो वो अपने जनता का स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा का मुफ्त व्यवस्था करने का प्रयास करता है। ठीक है। अगला है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान। जानते होंगे कि अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है, जो अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसको कहा गया कि सभी व्यक्ति जब अधिकार का पालन करते हैं तो अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। ये रूस के संविधान से लाया गया था। ठीक है। एकल नागरिकता। भारत के संविधान में साफ साफ लिखा गया कि भारत का प्रत्येक नागरिक एकहरी नागरिकता ग्रहण करेगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक कहलाएगा। अमेरिका में जानते होंगे कि अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है, वहाँ पर दोहरी नागरिकता ग्रहण की जाती है। स्विट्जरलैंड में जाएंगे तो तीसरी नागरिकता ग्रहण की जाती है। लेकिन भारत के संविधान में साफ साफ कहा गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक एकहरी नागरिकता ही ग्रहण करेगा। ठीक है। अगला है कि संसदात्मक व्यवस्था। भारत की जो व्यवस्था है, जानते होंगे कि बताए थे ना जब फर्स्ट ईयर में, तो बताए थे कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या होती है। तो भारत के संविधान में संसदात्मक व्यवस्था का लक्षण पाया जाता है, यानी भारत में संसद बनती है और संसद से सरकार का निर्माण होता है। यानी जानते ही होंगे कि लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही कार्यपालिका बन जाता है, यानी देश का सरकार बन जाता है। और संसदात्मक का मतलब यही होता है कि जिस देश की सरकार संसद के प्रति जवाबदेही हो, यानी कोई काम, जैसे जानते हैं कि मोदी जी हमारे हैं या योगी जी हैं, अगर बिहार के बच्चे जानते होंगे तो नीतीश कुमार जी हैं, जब कोई वो लोग कानून बनाते हैं तो जाकर संसद यानी विधानमंडल में जवाब देते हैं। तो मोदी जी देखते हैं ना, कोई कानून बनाते हैं तो संसद में एक समय निर्धारित किया जाता है, प्रत्येक संसद के सदस्यों को बोलने को मौका दिया जाता है, और मोदी जी जाकर संसद में बताते हैं कि मैं ये कानून लेकर आया हूँ, वही कहा जाता है संसदात्मक व्यवस्था। यानी जिस देश की सरकार संसद में जाकर जवाब दे, संसद के प्रति जवाब
जवाबदेही रहती है, ठीक है, उसी को कहते हैं संसद। आपातकाल का प्रावधान, भारत के संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों में आपातकाल का प्रावधान है, जो जानते होंगे 352, 356 और 360, ये 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। कहा गया है कि भारत में अगर किसी विपत्ति आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, अशांति हो जाए, तो 3 प्रकार के जानते ही हैं कि सशस्त्र विद्रोह, जो बाद में उसको आंतरिक अशांति की जगह पर लाया गया था, युद्ध या बाह्य आक्रमण, ठीक है, या ये हो गया 352। 356 में मतलब कि किसी राज्य की संवैधानिक विफलता होने पर, यानी राज्य सरकार सही से, और 360 जब देश में आर्थिक संकट आ जाती है। तो इस प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया है, क्योंकि देश कैसे निपटेगा, ठीक है। 14 है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान। भारत में त्रिस्तरीय यानी पंचायती राज का नाम सुनते होंगे आप लोग ना, बिहार वाले बच्चे मुखिया का नाम सुनते होंगे, यूपी के बच्चे ग्राम पंचायत के नाम सुनते होंगे, पंचायत समिति, जिला पंचायत। तो वैसे ही हर स्टेट में 3 स्तरीय यानी तीसरी स्तर की सरकार का प्रावधान किया गया है भारत के संविधान में। फिर है कि समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य का मतलब होता है कि जिस देश के संविधान में यह प्रावधान हो कि उस देश के उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण हो। अगर कोई कंपनी, कोई चीज़ ऐसा लगे कि ये जनहित के लिए है, तो उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। जैसे कि 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का क्या कर दी थी, राष्ट्रीयकरण कर दी थी। उसके बाद कुछ कंपनियों को भी कर दी थी राष्ट्रीयकरण। यही समाजवादी राज्य होता है। समाजवादी राज्य का मतलब होता है कि जनहित में काम करना। कोई भी काम करे तो उसमें ध्यान रखे कि जनता का नुकसान तो नहीं हो रहा है। फिर है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की जो न्यायपालिका होगी वह स्वतंत्र होगी, ताकि कोई सरकार द्वारा बनाए गए कानून को क्या करे, रद्द कर सके। कहीं ऐसा कोई कानून बने जो संविधान का क्या करे, उल्लंघन करे, तो ऐसे कानून को तभी कर पाएगी जब वह न्यायपालिका क्या होगी, स्वतंत्र होगी। अगर स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं रहेगी तो डरेगी। इसीलिए भारत के संविधान में कहा गया कि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। फिर है कि वयस्क मताधिकार। भारत के संविधान में बोल दिया गया है साफ साफ कि वयस्क व्यक्ति को ही वोट देने का अधिकार है। जो पहले 21 वर्ष था, अब वर्तमान में जानते ही हैं कि 61वां संविधान के बाद उसको क्या कर दिया गया था कि 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। अभी वर्तमान में वयस्क किसको माना जाता है, 18 वर्ष, यानी वयस्क मताधिकार, यानी 18 वर्ष की उम्र के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। गणतंत्रीय व्यवस्था। गणतंत्र व्यवस्था क्या होता है, तो भारत के संविधान की विशेषता गणतंत्रीय व्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि गणतंत्र उसे कहते हैं कि जिस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी प्रथम नागरिक, जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, जैसे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा होता है। जैसे फ्रांस से ये व्यवस्था लाई गई गणतंत्र या गणराज्य, यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो वही बात है कि जहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो, उसको कहते हैं गणतंत्रीय राज्य। और जानते होंगे गणतंत्र दिवस हमारे यहाँ 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसी दिन संविधान लागू हुआ था और राष्ट्रपति जो बना जनता द्वारा चुना गया। और वही अगर जनता की जगह पर वंशानुगत रहेगा तो उसको राजतंत्र कहते हैं। तो भारत एक गणतंत्रीय व्यवस्था है जो फ्रांस के संविधान से भारत में लिया गया है, और भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा। अगला है संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान सर्वोच्च है। ब्रिटेन में संसद जैसे सर्वोच्च है ना, ब्रिटेन की संसद चाहे जो कानून बना सकती है। फर्स्ट ईयर में आप लोग को हम पढ़ाए भी थे कि ब्रिटेन की संसद की विशेषता है कि संसद सर्वोच्च है। भारत का संविधान सर्वोच्च है, अर्थात भारत में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। भारत के संविधान की रक्षा सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है करने के लिए। अगर कोई कानून ऐसा बन जाए जो भारत के संविधान का उल्लंघन करती है, तो वैसे कानून को न्यायपालिका ये क्या कर देती है, शून्य कर देती है, और कहती है कि ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार, व्यक्ति के नियम, व्यक्ति के जो संविधान, क्योंकि संविधान कौन बना रहा है, सुनते ही होंगे, हम भारत के लोग, यानी भारत के लोग संविधान बनाए हैं। और जनता का जो जनमत है वो संविधान में निवास कर रहा है, संविधान से उसको अधिकार प्राप्त है, इसलिए संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। यानी भारत में संविधान क्या है, संप्रभु सर्वोच्च है, ठीक है। तो बच्चों ये था प्रश्न पहला प्रश्न, ये हेडिंग था, याद रखिएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये हेडिंग था। इसमें जो मटेरियल मैं बताया हूँ इसको नोट्स बना लीजिएगा और
ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं से हेडिंग बताया हूँ तो उन्हीं से याद हो जाए। कुछ भी अगर हेडिंग याद आ जाएगा तो लॉन्ग में 1000 वर्ड में पूछेगा तो आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए फिर दूसरा क्वेश्चन हम बनाऊंगा। इस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिए और प्लीज़ कोई वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें, डायरेक्ट देखें। धन्यवाद बच्चों, फिर से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।